सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस का 9th चैप्टर जिसका नाम है मोशन एंड टाइम ये डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास पुरानी वाली एनसीईआरटी बुक है तो उसके अंदर ये चैप्टर 13 है। क्लास 6 में आपने अलग अलग तरीके के मोशन के बारे में पढ़ा है। आपने पढ़ा था कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन के अलॉन्ग भी हो सकते हैं, यानी एक सीधी लाइन में मोशन हो सकता है, या फिर ये सर्कुलर हो सकता है, गोल गोल एक सर्किल बनाता हुआ मोशन कर सकता है, या पीरियोडिक मोशन हो सकता है, यानी अपने मोशन को रिपीट करता हुआ। क्या आप याद कर सकते हो इन तीनों तरीके के मोशंस को? तो आपने पढ़ा है अभी लास्ट ही ईयर, तो आपको याद भी होगा। थोड़ा सा फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं, फिर से याद कर लेते हैं इसको। टेबल 9.1 के अंदर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मोशन के। अब आपको पहचानना है कि यहाँ पर कौन से तरीके का मोशन हो रहा है। तो टाइप ऑफ मोशन आपको बताना है, अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, या सीधा एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, या सर्कुलर हो रहा है, या पीरियोडिक हो रहा है। सोल्जर्स इन अ मार्च पास्ट, तो मार्च पास्ट के अंदर सोल्जर जब चलते हैं तो वे स्ट्रेट लाइन में चलते हैं। परेड वगैरह जैसे होती है तो सीधे ही तो चलते हैं, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया। जो आपकी बैलगाड़ी है वो स्ट्रेट रोड पे जा रही है, भाई रोड अगर स्ट्रेट है तो मोशन भी हमारा स्ट्रेट होगा। हैंड्स ऑफ एन एथलीट इन अ रेस, कोई रेस हो रही है, उसके अंदर कोई एथलीट है जो कि दौड़ रहा है, तो उसके हाथ देखो कैसे मोशन करता है, आगे पीछे हो रहा होता है कि नहीं। तो जब कोई मोशन बार बार रिपीट कर रहा हो अपने आप को तो उसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। कोई चीज़ आगे जा रही है, पीछे जा रही है, आगे पीछे या ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, तो रेस के अंदर एथलीट का हाथ कैसे मूव करता है, आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, आगे जाएगा पीछे जाएगा, यही मोशन बार बार हो रहा होता है, तो यहाँ पर आपका पीरियोडिक मोशन होगा। पैडल ऑफ अ बाइसाइकिल इन मोशन, कोई साइकिल है वो चल रही है, उसकी जो पैडल है वो कैसे घूमती है, गोल गोल घूमती है कि नहीं, तो ये आपका सर्कुलर मोशन हो जाएगा। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, हमारी जो अर्थ है वो सन का चक्कर लगाती है, तो वहाँ कैसा मोशन होता है। अब यहाँ पर कुछ लोग गलती करते हैं, सर्कुलर लिख देते हैं। हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ सर्कुलर मोशन नहीं करती बल्कि पीरियोडिक मोशन करती है, तो इसका आंसर होगा पीरियोडिक, यानी बार बार अपना वही चक्कर लगाती है, लेकिन ये गोल गोल नहीं घूमती। थोड़ा सा इसको मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। ये हमारा सन है और ये हमारी अर्थ है, तो इसका मोशन ऐसे नहीं होता कि ये इस तरह से गोल गोल मोशन हो। ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है सर्किल, इसको हम ऑर्बिट कहते हैं, यानी किस रास्ते पे ये मोशन करती है। ये बिल्कुल सर्कुलर नहीं होती बल्कि इलिप्स शेप की होती है। सर्किल हमारा इस तरह से होता है, इलिप्स क्या होता है, थोड़ा सा चपटा होता है, इस तरह से होता है, या आप ऐसे बना लो तो ठीक है, थोड़ा चपटा होता है, तो इलिप्स शेप होता है। दूसरी बात, सब जगह से दूरी बराबर नहीं होती, यानी इसकी ऑर्बिट कुछ इस तरह से होती है। तो यहाँ पर देखोगे जब अर्थ इस पोजीशन में पहुंचेगी तो सन से इसकी दूरी इतनी होगी, और जब अर्थ घूम के यहाँ पहुंचेगी तो दूरी ये होगी। सर्कुलर मोशन के बारे में क्लास 6 में आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको वीडियो से सारी चीज़ अच्छे से समझाई थी कि सर्कुलर मोशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है वो जिस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा होता है, जो उसका सेंटर होता है, उससे दूरी सेम होती है। यहाँ पर तो सन के चारों तरफ घूम रहा है ना, तो सन से इसकी जो दूरी है वो हमेशा बराबर नहीं है। यहाँ पर देखो दूरी और यहाँ पर देखो दूरी, दोनों डिस्टेंस अलग अलग है कि नहीं। यहाँ पर करीब है अर्थ और सन, यहाँ पर अर्थ और सन दूर है, तो इस तरह से भी आप समझ सकते हो दूरी सेम नहीं है इनकी, तो ये सर्कुलर मोशन नहीं होगा। दूसरा, इसका शेप भी देख लो, ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाया है ये सर्किल नहीं है, इलिप्स शेप है, ठीक है। तो याद रखना, जो अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है वो सर्कुलर मोशन नहीं करती। हम ये कह सकते हैं हाँ लगभग सर्कुलर है, लेकिन सर्कुलर नहीं है। पीरियोडिक वर्ड ज़्यादा सही है। मोशन ऑफ अ स्विंग, जो झूला झूलता है कैसे होता है, आगे जाता है पीछे जाता है, आगे पीछे करता है कि नहीं, यानी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है। भाई पहले आगे गया फिर पीछे आएगा, पीछे आने के बाद फिर से आगे जाएगा, फिर पीछे आएगा, फिर आगे जाएगा, तो बार बार आगे आगे जा रहा है और बार बार पीछे पीछे भी जा रहा है, यानी जैसा उसने मोशन किया था वो रिपीट कर रहा है, तो ये पीरियोडिक मोशन हो गया। मोशन ऑफ अ पेंडुलम, जो पेंडुलम का मोशन है, जैसे घड़ी वगैरह के नीचे लगा होता है, वो कैसे जाता है, लेफ्ट राइट कर रहा होता है कि नहीं, तो ये भी आपका कैसा हो गया, पीरियोडिक मोशन हो गया, यानी अपने मोशन को रिपीट कर रहा है, बार बार उसी जगह उसी तरह से मोशन कर रहा है। अब ये कॉमन एक्सपीरियंस है, यानी ये चीज़ आपने भी एक्सपीरियंस की होगी, हमने भी एक्सपीरियंस की है कि कुछ ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो स्लो होता है और कुछ का जो है फास्ट होता है, यानी कुछ ऑब्जेक्ट धीरे चलते हैं, उनका मोशन धीरे होता है, कुछ का फास्ट होता है। तो अब यही हमारा टॉपिक है 9.1, स्लो और फास्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट स्लो मूव कर रहा है या फास्ट मूव कर रहा है उसके बारे में जानते हैं। अब ये चीज़ हम जानते हैं कि कुछ जो व्हीकल्स होती हैं, कुछ गाड़ियाँ होती हैं, वो दूसरी गाड़ियों के मुकाबले में फास्ट चलती हैं। जैसे हमारी जो बाइक हो गई, कार हो गई या बस हो गई, ये साइकिल से तेज़ चलती है। वहीं जो हमारी ट्रेन है वो बाइक वगैरह से तेज़ चलेगी, एरोप्लेन है वो ट्रेन से तेज़ चलेगी, ठीक है। आमतौर से ऐसा ही होता है। यहाँ तक कि वही सेम गाड़ी कभी तेज़ चलती है और कभी धीरे चलती है, एट डिफरेंट टाइम्स, यानी अलग अलग टाइम पे कभी फास्ट चलेगी कभी स्लो चलेगी। जैसे मान लो आप साइकिल चला रहे हो तो कभी धीरे चलाते हो कभी तेज़ चलाते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट पाथ, तो 10 ऑब्जेक्ट की लिस्ट आपको बनानी है जो स्ट्रेट पाथ में मूव कर रहे हैं। वैसे आप लिख सकते हो, नहीं तो मैं चलो यहाँ लिखा ही देता हूँ।
तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख दिए, जैसे परेड्स ऑफ आर्मी, ये स्ट्रेट लाइन में चलते हैं परेड में। कार मूव हो रही है स्ट्रेट रोड पे। रॉकेट गोइंग इनटू स्पेस, रॉकेट स्पेस में जाता है तो कैसे जाता है, सीधा ऊपर की तरफ जाता है, फिर आगे जाके भले टर्न कर जाता है लेकिन स्टार्टिंग में वो सीधा जाता है। बुलेट फायर्ड फ्रॉम अ गन, अगर बंदूक से गोली चलाई जाएगी तो वो गोली एकदम सीधे जाती है। फिर जो आपके एलिवेटर्स हो गई, लिफ्ट जो हमारी होती है ऊपर नीचे जाती है ना, वो एक स्ट्रेट लाइन में ही तो जाती है, तो ऊपर जाती है नीचे जाती है। फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, एरोप्लेन मूविंग ऑन अ रनवे, रनवे पे जब प्लेन मूव करता है तो सीधे जाता है ना। एन एथलीट रनिंग ऑन स्ट्रेट ट्रैक, कोई एथलीट है वो स्ट्रेट ट्रैक पे दौड़ रहा है। स्विमिंग इन स्ट्रेट लाइन। तो ये 10 एग्जाम्पल हो गए। ग्रुप द मोशन ऑफ दीज ऑब्जेक्ट एज स्लो एंड फास्ट, तो उसको स्लो और फास्ट में ग्रुपिंग करना है आपको। देखो वैसे तो हम ये नहीं बता सकते कोई भी चीज़ स्लो है कि फास्ट है, क्योंकि एग्जैक्ट कोई हमारे पास इस तरह वैल्यू नहीं होती कि हाँ इससे कम होगी तो हम कहेंगे स्लो है, इसको हम तेज़ कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मोटा मोटा आइडिया हम लगा सकते हैं कि जैसे आर्मी की परेड है तो बहुत तेज़ तो भागते नहीं है, धीरे धीरे तो होती है, तो इसको हम स्लो कह सकते हैं। ठीक है, स्लो के लिए मैं एस लिख दूंगा और फास्ट के लिए मैं एफ लिख दूंगा। कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, कार चलती है तो जनरली आपकी फास्ट ही चलती है। रॉकेट स्पेस में जब जाता है तो बहुत फास्ट होता है, तभी ऊपर की तरफ जाता है। बुलेट फायर तो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है। एलिवेटर ये उतना ज़्यादा फास्ट नहीं होते, तो इसको हम स्लो ही मान सकते हैं। फॉलिंग ऑफ एप्पल फ्रॉम ट्री, पेड़ से जब एप्पल गिरता है तो बहुत फास्ट गिरता है। ट्रेन मूव करती है आपकी फास्ट। एरोप्लेन रनवे पे चलता है बहुत फास्ट, क्योंकि उसको उड़ना है। एथलीट रनिंग कर रहा है तो रनिंग आपकी फास्ट होगा। स्विमिंग स्ट्रेट लाइन, तो स्विम करने में उतनी स्पीड नहीं पकड़ पाते, तो इसको हम स्लो में ही रखेंगे। ठीक है, ये अपने हिसाब से हम लिख सकते हैं, कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती कि हाँ इसको स्लो कहेंगे इसको फास्ट कहेंगे। तो एक रफ आइडिया हमने ले लिया। अब यहाँ ये पूछ रहा है हाउ डिड यू डिसाइड विच ऑब्जेक्ट इज मूविंग स्लो एंड विच इज मूविंग फास्ट। अब यहाँ आपने कैसे डिसाइड किया कि कौन सा ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है कौन सा फास्ट चल रहा है। तो देखो बेसिकली हम कैसे डिसाइड करते हैं कि अगर उन चीज़ों को हम एक साथ चलाएं एक ही स्ट्रेट लाइन में, तो जो ज़्यादा आगे निकल जाएगा इसका मतलब वो फास्ट मूव कर रहा है। भाई जैसे मान लो साइकिल से आप जा रहे हो और बगल में कोई बाइक से जा रहा है, तो उसी डायरेक्शन के अंदर यानी उसी स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर आप दोनों जा रहे हो तो जो ज़्यादा आगे निकल जाएगा हम कहेंगे वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रहा है। जैसे बाइक वाला ज़्यादा आगे निकल जाएगा तो बाइक फास्ट मूव कर रही है। आपकी साइकिल है वो उतना तेज़ नहीं चल पाएगी, वो उस बाइक वाले से आगे नहीं निकल पाएगी, इसका मतलब आप स्लो चल रहे हो। तो इस तरह से हम आइडिया लगाते हैं। तो यही बात हमारी लिखी, इफ़ व्हीकल्स आर मूविंग ऑन अ रोड इन सेम डायरेक्शन, अगर गाड़ियाँ रोड पे चल रही हैं और सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी जो गाड़ी है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है दूसरे से। अब इस वीडियो के अंदर आप देख सकते हो जो नीली वाली कार है वो ज़्यादा आगे निकल गई और वही लाल वाली जो कार है वो पीछे है। इसका मतलब नीली वाली जो कार है वो ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है। लेकिन अगर एक डायरेक्शन में सब मोशन ना कर रहे हो, कोई इधर जा रहा है कोई उधर जा रहा है, तो उस केस के अंदर आपको ये आइडिया लगाना मुश्किल हो जाएगा कि कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कौन सी कार फास्ट चल रही है कौन स्लो चल रही है, इतना आपको क्लियर आइडिया नहीं लग पाएगा। अब चलिए देख लेते हैं मोशन ऑफ व्हीकल मूविंग ऑन अ रोड। कुछ गाड़ियाँ हैं जो कि रोड पर मूव कर रही हैं, उनके मोशन के बारे में समझते हैं। उसके लिए हमको एक्टिविटी करना पड़ेगा 9.1। और तो फिगर 9.1 आप देखो, इट शोज द पोजीशन ऑफ सम व्हीकल्स मूविंग ऑन अ रोड इन द सेम डायरेक्शन एट सम इंस्टेंस ऑफ टाइम। नाउ लुक एट फिगर 9.2, इट शोज द पोजीशन ऑफ सेम व्हीकल आफ्टर सम टाइम। फ्रॉम योर ऑब्जर्वेशन ऑफ टू फिगर्स आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच व्हीकल इज मूविंग फास्ट ऑफ ऑल, विच ऑफ देम इज मूविंग स्लो ऑफ ऑल। तो दोनों फिगर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखो किसी टाइम पर ये इस तरह से फोटो ली गई कि ये सारी गाड़ियां हैं अभी यहाँ पर हैं। कुछ टाइम के बाद ये दूसरी फोटो ली गई, तो भाई टाइम बीतेगा तो गाड़ी आगे जा रही है तो कुछ आगे बढ़ जाएगी गाड़ी। अब दोनों फिगर को देख के आपको बताना है कि कौन सी गाड़ी ज़्यादा तेज़ चल रही है कौन सी सबसे धीरे चल रही है। तो इस तरह से आपको इतना देख के आइडिया नहीं लगेगा। दोनों फिगर को हम अगल बगल रखते हैं तो ज़्यादा क्लियर आपको आइडिया होगा। देखो हम कैसे पता करेंगे, जो भी गाड़ी पहले जहाँ थी और अब जहाँ पर है उसकी दूरी देख लो तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा। चलो एक एक करके हम देखते हैं। जैसे ये वाली गाड़ी पीछे वाली ही पकड़ लेते हैं, तो अभी देखो ये यहाँ पर है अब यहाँ पर आ गई है, यानी लगभग यहाँ से ये इतना दूरी ये मूव करी है। ये ग्रीन वाली गाड़ी देख लो, पहले यहाँ पर थी अब यहाँ पहुँच गई, यानी लगभग ये दूरी इसने तय की है। वाइट वाली देख लो, अगर यहाँ से हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो देखो ये इतना आगे निकल गई। ये रेड वाली देखो, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींचें तो ये इतना आगे निकल गई। ये ग्रीन वाली देखो, ऐसे हम लाइन खींच दें तो देखो ये दूसरी वाली फिगर में यहाँ पहुँच गई, इतनी दूर इसने तय कर ली। इसी तरह ये वाली गाड़ी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, ये दूरी हमको मिल गई। ये वाली गाड़ी देख लो, ये दूरी मिल गई। ये ब्लू वाली देख लो, ये ग्रे वाली गाड़ी जो है वो आगे चलेगी, कहाँ गई नहीं हमको दिख रहा। तो इन सब को देख के आपको ये आइडिया लगेगा कि ये जो हमारी ग्रीन वाली गाड़ी है उसने ये दूरी इतनी दूरी तय की है,
यानी ये ज़्यादा आगे निकल गई। पहली वाली फिगर के अंदर वो जहाँ थी, दूसरी वाली फिगर के अंदर हम दोनों की दूरी देखें तो सबसे ज़्यादा इसी की है। इसका मतलब जो ग्रीन वाली गाड़ी है वो ज़्यादा तेज़ भागी है। सबसे कम दूरी किसने तय की है? जिसने सबसे कम दूरी तय की होगी वो धीरे चली होगी, तभी तो थोड़ी दूरी जा पाई वो। तो ये पीछे वाली गाड़ी देखो, ये बस इतना ही दूरी तय कर पाई। तो ये जो हमारी ब्लू वाली कह सकते हो, लाइट ब्लू, स्काई ब्लू कह सकते हैं, ये वाली जो गाड़ी है वो सबसे धीरे चली। द डिस्टेंस मूव बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम कैन हेल्प अस टू डिसाइड विच वन इज़ फास्टर और स्लोअर। तो हमने कैसे डिसाइड किया कि कौन फास्टर है, कौन स्लोअर है, कौन सबसे तेज़ है, कौन सबसे धीरे है? तो हमने ये देख लिया कि कितनी डिस्टेंस मूव की है उस ऑब्जेक्ट ने इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे मान लो अभी हमने ये देखा गाड़ियाँ कहाँ पर है, 5 मिनट के बाद देखा गाड़ी कहाँ पर है। तो इस 5 मिनट के अंदर जो गाड़ी ज़्यादा दूर निकल गई होगी, इसका मतलब वो ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो इसी तरह से हमने डिसाइड किया कि वो ऑब्जेक्ट जो गिवन टाइम था हमारा, उसकी डिस्टेंस कितनी मूव हुई ये हमने देख लिया। जिसने उतने ही टाइम के अंदर ज़्यादा दूरी तय की होगी वो सबसे फास्टर होगा, जैसे कि ग्रीन वाली हमारी गाड़ी थी। और वहीं स्काई ब्लू वाली जो गाड़ी थी हमारी, वो उतने ही टाइम के अंदर बहुत थोड़ा मूव की थी, थोड़ी डिस्टेंस मूव की थी, तो वो स्लोअर हो गई। एग्जाम्पल समझ लो, इमेजिन दैट यू हैव गॉन टू सी ऑफ अ फ्रेंड एट द बस स्टैंड। यानी अपने दोस्त को आप बस स्टैंड पे विदा करने के लिए गए। मान लो यू स्टार्ट पैडलिंग योर बाइसिकल एट द सेम टाइम एज बस बिगिंस टू मूव। उसी टाइम पे जब बस मूव कर रही थी, आपने भी अपनी साइकिल चलाना शुरू कर दिया। द डिस्टेंस कवर्ड बाई यू आफ्टर 5 मिनट वुड बी मच स्मॉलर दैन दैट कवर्ड बाई बस। यानी जैसे ही बस मूव की, आपने भी अपनी साइकिल मूव कर दी। 5 मिनट बाद देखेंगे तो भाई सीधी सी बात है, आप 5 मिनट में जितना दूर गए होगे वो काफ़ी कम होगा उससे जितना बस गई। बस ज़्यादा दूर निकल जाएगी 5 मिनट में। आप साइकिल से चल रहे हो तो आप ज़्यादा दूर नहीं जा पाओगे। वुड यू से दैट द बस इज़ मूविंग फास्टर दैन द बाइसिकल? तो क्या आप ये कहोगे कि जो बस है वो साइकिल से ज़्यादा फास्ट मूव कर रही है? हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा तेज़ चल रही है तभी ज़्यादा दूर निकल गई कि नहीं? भाई दोनों के पास ही 5 मिनट था। साइकिल का भी हमने देखा कि 5 मिनट में कहाँ गई, बस का भी देखा 5 मिनट में कहाँ गई, बस ज़्यादा दूर निकल गई, इसका मतलब बस फास्टर है। वी ऑफन से दैट द फास्टर व्हीकल हैज़ अ हायर स्पीड। हम अक्सर कहते हैं ना, जो ज़्यादा तेज़ व्हीकल होती है, ज़्यादा तेज़ चलती है, तो उसकी स्पीड ज़्यादा है। इन 100 मीटर रेस ये आसान होता है डिसाइड करना कि किसकी स्पीड ज़्यादा है। कैसे डिसाइड करते हैं? वन हु टेक्स शॉर्टेस्ट टाइम टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर हैज़ द हाईएस्ट स्पीड। 100 मीटर की दूरी तय करने में जिसको कम टाइम लगेगा, सबसे कम जिसका टाइम लगेगा, उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी। तो यहाँ देखो 2 चीज़ बताई गई कि अगर हम टाइम फिक्स कर दें तो क्या कंडीशन होगी और दूरी फिक्स कर दें तो क्या कंडीशन होगी। चलिए मैं आपको लिख के समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो हमको फास्ट और स्लो डिसाइड करना है। पहली कंडीशन में हमने ये कर दिया कि मान लो ए नाम का कोई बंदा है और बी नाम का बंदा है, ठीक है, ये दोनों लोग मूव कर रहे हैं। 5 मिनट के बाद ए आपका यहाँ पहुँच गया और बी आपका यहाँ पहुँच गया, ठीक है। ए चल के यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ पहुँच गया। 5 मिनट के अंदर ही दोनों एक साथ एक ही जगह से चलना शुरू करे थे, एक ही डायरेक्शन के अंदर बिल्कुल स्ट्रेट। ए यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ पहुँच गया। बताओ कौन फास्ट चला? कैसे आप डिसाइड करोगे? आप कहोगे 5 मिनट तक तो दोनों लोग चले, बी ज़्यादा दूर निकल गया, इसका मतलब बी फास्ट चला होगा, ठीक है। बी आपका फास्टर होगा और ए आपका स्लोअर होगा, क्योंकि उतने ही टाइम के अंदर ए कम दूर चला और बी ज़्यादा दूर चला, तो जो ज़्यादा दूर निकल जाएगा इसका मतलब फास्ट चला होगा, तभी ना। अब दूसरी कंडीशन बात कर लें। मान लो हम 100 मीटर लेते हैं, यहाँ ए खड़ा है, यहाँ बी खड़ा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो आपकी 100 मीटर है। ए चल के यहाँ पहुँच गया, यानी 100 मीटर दूर। बी भी उतना ही दूर चला है, 100 मीटर, यहाँ पहुँच गया बी। तो दोनों ने दूरी सेम तय की है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ए को 100 मीटर चलने में 5 मिनट लगा है, बी को 100 मीटर चलने में 8 मिनट लगा है। अब बताओ कौन ज़्यादा तेज़ चला होगा? तो आप सोचोगे यार दूरी तो उतनी ही है, 100 मीटर दोनों ही चले हैं। जो कम टाइम में उस दूरी को पूरा करे होगा वही फास्ट चला होगा। भाई आप तेज़ चलोगे तो कम टाइम के अंदर जहाँ जाना होगा पहुँच जाओगे कि नहीं। बी को 8 मिनट लगा, ए को 5 मिनट लगा, तो जिसको कम टाइम लगेगा वो फास्टर होगा, यानी ए अब हमारा फास्टर है और बी हमारा स्लोअर है। तो यहाँ से कहानी आपको क्या समझ में आई कि अगर हम टाइम को फिक्स कर दें कि भैया 5 मिनट का हम देखेंगे, तो जो ज़्यादा दूर निकल जाएगा, यानी जिसकी डिस्टेंस ज़्यादा होगी वो फास्टर होगा और जो कम दूर जा पाएगा वो स्लोअर होगा। अगर दूरी को हम फिक्स कर दें, डिस्टेंस को फिक्स कर दें कि भैया 100 मीटर ही आपको जाना है, तो जो जल्दी पहुँच जाएगा वो फास्टर होगा, यानी जिसका टाइम कम लगेगा वो फास्टर होगा। कहीं भी जाने के लिए टाइम जिसका कम लगेगा वो फास्टर होगा और उतने ही टाइम के अंदर जो ज़्यादा दूर चला जाएगा, जितनी दूरी तय करेगा वो उतना फास्ट चलेगा, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से समझ लो, याद रखना, क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला बनाने में यही काम आएगा।
तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है 9.2 स्पीड। आपने स्पीड वर्ड तो सुना ही होगा, स्पीड कम है, ज़्यादा है, ये स्पीड है, वो स्पीड है, कहानी सुनी ही होगी। इन अ गिवन एग्जाम्पल अबव, अ हायर स्पीड सीम्स टू इंडिकेट दैट अ गिवन डिस्टेंस हैज़ बीन कवर्ड इन अ शॉर्टर टाइम। यही चीज़ मैंने आपको बताई थी ऊपर वाले एग्जाम्पल के अंदर। क्या कह रहा है कि हायर स्पीड कब होगी, जब जो डिस्टेंस दी है वो कम टाइम में पूरी हो जाए। यानी वही 100 मीटर है, ये 5 मिनट पूरा कर ले रहा है, बी 8 मिनट पूरा कर ले रहा है, तो जो शॉर्ट टाइम लेगा उसकी स्पीड हाई होगी, यानी ए की स्पीड हाई है। और अ लार्जर डिस्टेंस कवर्ड इन अ गिवन टाइम, और अगर टाइम को दे दिया कि 5 मिनट का बताओ, तो जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, जो लार्जर डिस्टेंस कवर करेगा, उसकी स्पीड हाइयर होगी। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको वहाँ लिख के समझाई है। जो सबसे सही तरीका होता है ये फाइंड आउट करने का कि दो या दो से ज़्यादा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं उनमें से कौन फास्टर मूव कर रहा है, वो ये होता है कि कंपेयर कर लो डिस्टेंस मूव बाय देम इन अ यूनिट टाइम। यूनिट टाइम के अंदर किसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस को आप कंपेयर कर लो। अब ये यूनिट टाइम का मतलब क्या है, देखो यूनिट का मतलब 1, एक टाइम के अंदर। एक टाइम का मतलब क्या भाई, 1 सेकेंड हो सकता है, 1 मिनट हो सकता है, 1 घंटा हो सकता है, लेकिन जो भी रहेगा सेकेंड, मिनट, आवर, वो एक ही होना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 सेकेंड या 1 मिनट या 1 आवर, ठीक है, याद रखना। तो उस एक टाइम में यानी यूनिट टाइम के अंदर कौन कितना डिस्टेंस कवर किया है आप निकाल लो, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ लिख के। जैसे मान लो ए बी सी, ये 3 बंदे हैं, मूव कर रहे हैं। हमने कहा कि 1 मिनट में ये कितना मूव करे, ये हम देख लेते हैं। यानी अभी हमने देखा कि भाई 10 बज रहा है, अब 10:01 में हम देखेंगे कौन कहाँ पहुँच गया। तो 1 मिनट के बाद ए आपका मान लो यहाँ पर था, बी आपका यहाँ पर था और सी यहाँ पर था। यानी ए यहाँ से यहाँ पहुँच गया, बी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, सी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। अब आप बताओ कि कौन फास्टर है, कौन स्लोअर है। वही उतने टाइम में, वही 1 मिनट के अंदर, यूनिट टाइम के अंदर सी सबसे ज़्यादा दूरी तय किया, इसका मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा रही होगी तभी ज़्यादा दूर निकल गया, तो ये आपका फास्टेस्ट हो गया। और बी सबसे कम दूरी तय किया, इसीलिए हमारा स्लोएस्ट हो गया। तो हमने क्या किया, टाइम तो सबका वही था, 1 ही मिनट था, हमने डिस्टेंस को कंपेयर कर लिया। तो ये सबसे सही तरीका होता है कि टाइम को यूनिट ले लो, फिर डिस्टेंस देख लो। जो ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा वो ज़्यादा फास्ट होगा, जो कम डिस्टेंस करेगा वो स्लोअर होगा। दस इफ़ यू नो द डिस्टेंस कवर बाई 2 buses इन 1 hour वी कैन टेल विच वन इज़ फास्टर। तो 2 बस है मान लो, 1 घंटे के अंदर वो कितना दूरी तय करती है, अगर ये हमको पता चल जाए तो देखो यहाँ पर भी हमने यूनिट टाइम लिया कि नहीं, 1 आवर लिया, 2, 3, 5, 6 आवर नहीं लिया, 1 आवर लिया, तो ये यूनिट टाइम है। तो 1 घंटे के अंदर 2 बस हमारे पास, 1 घंटे के अंदर किसने कितनी डिस्टेंस कवर की, जो बस ज़्यादा दूर गई होगी वो फास्टर होगी। वी कॉल द डिस्टेंस कवर बाई एन ऑब्जेक्ट इन अ यूनिट टाइम एज ए स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या होती है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिट टाइम के अंदर, यूनिट टाइम वही हमारा 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है, या और कोई भी यूनिट हो सकती है। आमतौर से हम यही 3 यूनिट यूज़ करते हैं। तो यूनिट टाइम के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट ने कितनी डिस्टेंस कवर की, यही हमारा स्पीड होता है। तो जब हम ये कहते हैं कि कोई भी कार है वो मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर से, तो इसका मतलब क्या है, दैट इट विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 50 किलोमीटर इन 1 आवर। तो ये पर आवर का मतलब क्या है कि 1 आवर, 1 घंटे के अंदर कितना जा रही, 50 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो गई, 50 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये है कि वो जो कार है वो 50 किलोमीटर जाती है 1 घंटे के अंदर। हाउएवर कार सेल्डम, यानी शायद ही कार जो है मूव करे कांस्टेंट स्पीड से 1 घंटे तक। यानी आप ये सोचो कि कोई भी कार है, या साइकिल भी ले सकते हो, बाइक ले सकते हो, दुनिया की कोई सी भी सवारी ले सकते हो, वो ऐसा नहीं होता कि एक ही रफ्तार से चल रही हो। कार है बस वही एक स्पीड से चल रही हो, कम ज़्यादा तो होती है ना। इनफैक्ट इट स्टार्ट्स मूविंग स्लोली एंड देन पिक्स अप स्पीड। जब कार स्टार्ट होती है तो पहले धीरे होती है, फिर स्पीड पकड़ती है। कहीं भीड़ भाड़ आ गया तो गाड़ी धीरे करनी पड़ गई, जाम लगा है तो गाड़ी रोकनी पड़ गई, सन्नाटा मिला गाड़ी भगानी पड़ी। तो पूरे टाइम के अंदर कोई भी गाड़ी है वो एक ही रफ्तार से नहीं चलती, धीरे तेज होती रहती है। सो व्हेन वी से दैट कार हैज़ अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, वी यूजली कंसीडर ओनली द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई इट इन 1 आवर। तो जब हम किसी भी कार की स्पीड बताते हैं कि उसकी स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर, तो हम ये बता रहे होते हैं कि 1 घंटे के अंदर उसने कितनी दूरी तय की है। बीच में धीरे तेज हुआ उससे हमारे मतलब नहीं है। मान लो 10 बजे कार निकली और 11 बजे हमने देखा कि कहाँ पहुंची, तो कहा भाई गाड़ी में दिखा रहा है कि 50 किलोमीटर चल गई है। अब वो गाड़ी जब चली होगी तो कहीं धीरे चली होगी, कहीं तेज चली होगी, तो बीच की कहानी से हमको मतलब नहीं है। यहाँ जब स्पीड की हम बात करते हैं तो बस इतना देख लेते हैं कि भैया एक जो यूनिट टाइम है उसके अंदर कितनी दूर गई, 1 सेकेंड में कितना गई, 1 मिनट में कितना गई, 1 घंटे के अंदर कितना गई, बस वही हमारा स्पीड होता है। वी डू नॉट बॉदर वेदर द कार हैज़ बीन मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड और नॉट ड्यूरिंग दैट आवर। हम इसके बारे में चिंता नहीं करते जब स्पीड की बात करते हैं कि कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी, यानी वही स्पीड से पूरे टाइम चल रही थी, या धीरे हो रही थी, तेज़ हो रही थी, उससे मतलब नहीं है।
1 घंटे के अंदर कितनी दूर गई, बस हमको इससे मतलब है। द स्पीड कैलकुलेटेड हेयर इज एक्चुअली द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो ये जो स्पीड की हम बात कर रहे हैं ना, वो एक्चुअल में एवरेज स्पीड है। देखो स्पीड 2 तरीके की होती है, कि एवरेज स्पीड होती है, कोई इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, यानी उसी टाइम क्या स्पीड चल रही है गाड़ी के मीटर में आपको दिखाता है, तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, उसकी हम अभी बात नहीं करेंगे। जो आमतौर से स्पीड की हम बात करते हैं वो आपकी एवरेज स्पीड ही होती है। इस बुक के अंदर हम क्या करेंगे, हम स्पीड वर्ड यूज़ करेंगे फॉर एवरेज स्पीड, यानी एवरेज स्पीड की जब हम बात करेंगे तो पूरा एवरेज स्पीड नहीं लिखेंगे, सिंपल स्पीड ही लिखेंगे। यानी आपसे मैंने पूछा कि बताओ इस कार की स्पीड क्या है, तो मतलब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ इस कार की एवरेज स्पीड क्या है। तो हमारे लिए स्पीड इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो स्पीड क्या है हमारी, टोटल डिस्टेंस जो कवर की गई है अपॉन टोटल टाइम टेकन। ये कर लो, आपका निकल आएगा। एग्जाम्पल समझ लेते हैं, मान लो कोई गाड़ी है वो 100 किलोमीटर गई 4 घंटे के अंदर, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितने कवर की, 100 किलोमीटर। ठीक है, ये ऐसे लिखेंगे किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कितना लगा, 4 घंटा, यानी 4 आवर। तो 4 ये 100 को 4 से डिवाइड कर दो तो आपका 25 आ जाएगा, यानी 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये इसकी स्पीड हो गई। अब रोज़ाना की ज़िंदगी के अंदर शायद ही हमको कोई ऐसा ऑब्जेक्ट मिले जो कि कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा हो। अगर वो लंबी दूरी तय कर रहा है या लंबे टाइम तक मूव कर रहा है तो स्पीड कम ज़्यादा होगी, ये तो पक्की बात है। थोड़ी दूर मूव किया या थोड़े टाइम में मूव किया उसमें हो सकता है कि स्पीड कांस्टेंट हो, लेकिन अगर ज़्यादा दूर जा रहा है, ज़्यादा टाइम तक मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं स्पीड कम ज़्यादा होगी, ये पक्की बात है। इफ़ द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन कीप्स चेंजिंग, इट्स मोशन इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड जो कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, अगर वो चेंज हो रही है, कभी धीरे हो रहा है कभी तेज हो रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। वहीं दूसरी तरफ ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि स्ट्रेट लाइन में ही मूव कर रहा है, याद रखना स्ट्रेट लाइन को ना खा जाना, विद अ कांस्टेंट स्पीड इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। वहीं अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन के अंदर कांस्टेंट स्पीड से, यानी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वही जिस स्पीड से चल रहा था, शुरू में चलना स्टार्ट किया था, वही से बिल्कुल चलता चला जा रहा है, तो ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी स्पीड कांस्टेंट, स्पीड नहीं बदल रही है। इन दिस केस द एवरेज स्पीड इज सेम एज द एक्चुअल स्पीड। तो इस केस में जो एवरेज स्पीड है वो एक्चुअल स्पीड के बराबर होगा। हकीकत में जो स्पीड है और जो एवरेज स्पीड हमारी है वो बराबर होगी। इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूँ, तब आपको ये क्लियर होगा। एवरेज निकालना तो मैथ में आपने सीखा है ना। मान लो कोई गाड़ी है वो 1 घंटे तक 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, फिर अगले 1 घंटे में भी वो 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, फिर अगले 1 घंटे के अंदर भी 10 किलोमीटर पर आवर से मूव करती है, यानी उसकी स्पीड वही है, बदल नहीं रही है, कांस्टेंट है स्पीड। अब इसका एवरेज निकालो, 10 10 10। इसका एवरेज कैसे निकलेगा, जो भी नंबर दिया होता है उसको ऐड कर लेते हैं, और कितने नंबर हमको दिए हैं 1 2 3, ये 3 वैल्यूज़ हमको दी है, तो 3 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 30/3 आ जाएगा, जो कि आपका फिर से ये 10 आ गया। ठीक है, 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखो यही बात आपसे कह रहा था कि अगर स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड नहीं चेंज हो रही है, तो जो एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल स्पीड यही थी ना, यही 3 थी, और जो एवरेज स्पीड है ये जो हमने निकाली है ये बराबर होगी। यानी हकीकत में वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, और एवरेज स्पीड भी हमने निकाली वो 10 किलोमीटर पर आवर है। अब दूसरी कहानी देख लो, मान लो कोई गाड़ी है वो 10 किलोमीटर पर आवर से 1 घंटा मूव की, फिर अगले 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर पर आवर से मूव की, फिर अगले 1 घंटे के अंदर मान लो 6 किलोमीटर पर आवर से मूव की। अब इसका एवरेज निकालो, 10 + 20 + 6 अपॉन 3 वैल्यूज़ दी है तो 3 से डिवाइड कर देंगे, तो 36/3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो एवरेज स्पीड आ गई हमारी 12 किलोमीटर पर आवर। हकीकत में स्पीड क्या क्या थी, एक बार ये थी 10, एक बार 20 थी, एक बार 6 थी, लेकिन एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 12 आ गई। तो जो हमारी एक्चुअल स्पीड थी और जो एवरेज स्पीड है वो अलग अलग आ रही है। कब अलग आ रही है, जब स्पीड हमारी बार बार बदल रही है, यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तब। तो अब आप इस लाइन को समझ गए होंगे कि जो एवरेज स्पीड है वो सेम होती है एक्चुअल स्पीड के, जब मोशन हमारा यूनिफॉर्म हो रहा हो। भाई स्पीड ही नहीं बदल रही है तो जो एवरेज निकलेगा वो भी वही रहेगा। भाई सेम नंबर का अगर एवरेज निकालो तो वो वही आता है। जैसे 2 + 2 + 2, इसका एवरेज निकालोगे तो आपका 6/3 आपका 2 ही आएगा। एवरेज तभी बदलता है एक्चुअल से जब अलग अलग तरीके के नंबर दिए हों। वी कैन डिटरमाइन द स्पीड ऑफ गिवन ऑब्जेक्ट वंस वी कैन मेजर द टाइम टेकन बाई इट टू कवर अ सर्टेन डिस्टेंस। तो हम स्पीड कैसे बता सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, तब बता सकते हैं जब हम टाइम को मेज़र करें कि किसी सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लग रहा है। मान लो 100 मीटर की दूरी कितने टाइम में पूरी हो रही है, तो हमको ये दूरी मिल जाएगी, डिस्टेंस कवर मिल जाएगा, और ये टाइम हम निकाल लेंगे, तो बस डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपका स्पीड हो गया। इस तरह हम निकाल लेंगे। क्लास 6 के अंदर आपने सीखा था कि डिस्टेंस को कैसे मेज़र करते हैं।
लेकिन टाइम को हम कैसे मेज़र करते हैं, चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारे अगले टॉपिक के अंदर आएगा। आज की इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। देखो और भी वीडियोस अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको सब्जेक्ट वाइज सारा प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हो। मेरे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। और नोट्स वगैरह चाहिए तो मेरी वेबसाइट विजिट कर लेना estudywala.com। ओके, थैंक यू।